तो लेट्स बी फिजिक्सिफाइड अगेन। चलते हैं मिशन 2021 के लिए। मिशन 2021 याद है तुम्हारा? बोर्ड एग्जाम्स 2021 में होगा और उसमें यू हैव टू नेल इट, करके दिखाना है तुम्हें और करके दिखाओगे। तो अगले कुछ पल फिजिक्सिफाइड होने के लिए है एंड लेट्स बिगिन द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का दिल है। दिल कैसे? जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए किसी भी साल का, इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। मुझे याद आ रहा है कि जो मेरा 15-16 साल का टीचिंग करियर है उसमें मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी ऐसा पेपर हो जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। तो लिखने से पहले, हेडिंग डालने से पहले लिख लेना कि बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, जरूर आता है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। श्योर क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से। इतना कहना काफी इस टॉपिक के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं टॉपिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा तुमसे एरिया वेक्टर की। किसकी बात करूंगा? एरिया वेक्टर की। जी हां, एरिया वेक्टर। अब एरिया के बारे में बड़ा डायलेमा है। अलग अलग राइटर्स और अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से एड्रेस करते हैं चीजों को। बट व्हाट इज माय अप्रोच फॉर एड्रेसिंग एरिया? एरिया कैसी क्वांटिटी है? देखो भाई, एरिया नॉर्मली एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। नॉर्मली एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब उस एरिया का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाए, जब उस एरिया का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाए किसी दूसरी क्वांटिटी के कैलकुलेशन पर्पस से, तब हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। कैसी क्वांटिटी ट्रीट करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक रिंग है, एक छल्ला है हमारे पास, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है। और नॉर्मल कंडीशंस में हम इसको स्केलर लेते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस छल्ले को, इस रिंग को तुम बहते हुए पानी में डाल दो, और जब तुम इस रिंग को बहते हुए पानी में डालोगे और बिल्कुल परपेंडिकुलरली, पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और तुमने रिंग को ऐसे परपेंडिकुलरली डिप कर दिया पानी में, तो क्या होगा? पूरी रिंग के क्रॉस सेक्शन से पानी पास होगा, पूरी रिंग के क्रॉस सेक्शन से, होल एरिया। बट अब तुम रिंग को थोड़ा सा स्लैंट करते जाओ, तिरछा करते जाओ, तिरछा करते जाओ, तिरछा करते जाओ, क्या होगा? रिंग के क्रॉस सेक्शन से बहने वाला पानी कम होता जाएगा, और फिर तुम रिंग के ओरिएंटेशन को, रिंग के एरिया को पानी के फ्लो के पैरेलल कर लो, बिल्कुल ऐसे। तब क्या होगा? तब बिल्कुल भी उसके अंदर से पानी पास नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, कोई बात नहीं। जब हम इसको ऐसे, और ये हॉलो है, बीच से खाली है, ये एक लैमिना है टाइप का, तो जब हम इसको ऐसे डिप करेंगे बहते हुए पानी में, तो इतनी जगह में से पानी पास हो जाएगा, ऐसे पास हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको तिरछा करते जाएंगे, तिरछा करते जाएंगे, पानी का फ्लो कम होता जाएगा, और जैसे ही इसको हम पैरेलल कर लेंगे वाटर के फ्लो के, नो वाटर विल बी एबल टू क्रॉस थ्रू दिस एरिया। इस एरिया को पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इन दिस कंडीशन एरिया विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस कंडीशन में एरिया को हम कैसी क्वांटिटी मानेंगे? वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। अरे भैया समझ में आई, छोटी सी बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट। समझ में आया? सच बोलना। देखो क्लियर है ये। तो एरिया का जब केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट हो,
एज एवर, जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि तुमने कैसे पकड़ रखा है रिंग को पानी के अंदर, फ्लो, पानी के फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए, इन दैट कंडीशन एरिया विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस कंडीशन में हम एरिया को कैसा ट्रीट करेंगे? वेक्टर ट्रीट करेंगे। तो यहां भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, इसलिए फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए एरिया विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 1, पहला इस टॉपिक का बेसिक, इस टॉपिक के लिए पहली रिक्वायरमेंट, पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना, ध्यान रखना है क्या, कि एरिया विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि एरिया का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर कैसे होगा अभी समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। तो अब जब भैया एरिया वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उसके डायरेक्शन के लिए दो बातें हैं। दो बातें कैसी हैं? देखो, दो तरीके की सरफेस लेंगे हम। एक तो ये सरफेस है, फिर यही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक पेज है, इस डायरी का मैं एक पेज निकाल लूं ऐसे, लाइक दिस। एक तो इस तरीके की सरफेस है और दूसरी क्लोज्ड सरफेस, जैसे इस डायरी को ही हम मान लें क्यूबॉइड मान लें, क्लोज्ड सरफेस जिसके 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्यूबॉइड क्लोज सरफेस। एक इस तरीके की सरफेस है जिन्हें ओपन सरफेस कह सकते हैं, ओपन सरफेस, और एक इस तरीके की सरफेस है चारों तरफ से बंद, जैसे क्यूब में या क्यूबॉइड में 6 सरफेस होती हैं, तो दूसरी सरफेस इस तरीके की हम लेंगे। तो जो पेपर की तरह की सरफेस है जिन्हें ओपन सरफेस भी कहते हैं, उसमें जो एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डीएस या डीए से डिनोट करते हैं बुक्स में। इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, एक्स वाई प्लेन में है, मान लो ये साइड इसकी 10 है और ये साइड 20 सेंटीमीटर है, तो इसके एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम 200 के कैप भी लिख सकते हैं। के कैप इसलिए क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी, तो इसका एरिया 200 के कैप भी हो सकता है और 200 माइनस के कैप भी हो सकता है। तो सर हम कौन सा लेंगे? आया मन में? कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो ले लोगे पूरी प्रॉब्लम में वही लेना है। ये नहीं कि आधी प्रॉब्लम में सर ने कहा था कुछ भी ले लो, तो आधी प्रॉब्लम में तुमने 200 के कैप ले लिया और आधी प्रॉब्लम में तुमने 200 माइनस के कैप ले लिया। ऐसा नहीं करना है। व्हाटएवर, दोनों में से कोई एक ले लो, लेकिन जो लोगे पूरी प्रॉब्लम में उसी को फॉलो करना है। ये बात समझ में आ गई? ये तो बात हो गई इस तरीके की सरफेस जो होंगी। अब बात करते हैं क्लोज सरफेस जो होगी। जैसे ये क्यूबॉइड या क्यूब ले लें, इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी तरीके की प्रॉब्लम्स ज्यादा करेंगे हम, गॉस थ्योरम में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं इस तरीके के। अब इसमें 6 सरफेस है, 1 2 3 4, आगे वाली 5 और पीछे वाली 6। इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड्स, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड्स, 5 का एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड्स और 6 का एरिया वेक्टर उस तरफ आउटवर्ड्स। इसमें कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 वाली इधर भी और इधर भी हो, नो, आउटवर्ड्स, क्योंकि क्लोज सरफेस तो एरिया वेक्टर अंदर नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या दोनों टाइप की सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर मार्क कर लोगे? एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। दो बातें सीख ली अभी तक, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, फील होनी चाहिए एक एक बात, मजा तभी आएगा गॉस थ्योरम। लास्ट में गॉस थ्योरम तुम्हारे अंदर से निकल के आनी चाहिए, मजा तभी आएगा। सुन लो कौन सी दो बातें, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए इस टॉपिक में एरिया को वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करेंगे। व्हाई? बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया विल बी इंपॉर्टेंट। तुमने रिंग को ऐसे पकड़ा है या ऐसे पकड़ा है, परपेंडिकुलरली डाला है या पैरेलल रखा हुआ है, दैट विल चेंज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बात करने वाले हैं
इसलिए एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। अब जब एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा एरिया का? डायरेक्शन होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स। इस तरीके की सरफेस में दोनों तरफ हो सकता है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे और जो सिलेक्ट करेंगे पूरी प्रॉब्लम में वही फॉलो करेंगे। और इस तरीके की सरफेस में आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सिलेंडर ले लो और देख लो, ये सिलेंडर हो गया इस तरीके से, तो ये दो सरफेस है, इधर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। तो पहली बात हमारी ये तुम्हें समझ में आ गई कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। और स्क्रीन पॉज करके जरा नोट कर लो। अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स, ये भी लैटिन वर्ड से आया है और इसका भी मतलब होता है फ्लो। फ्लो, जिन क्वांटिटीज का फ्लो हो रहा है, जैसे अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग समवेयर, तो वाटर का फ्लक्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि मान लो हम कहें इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दीवार पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस दीवार पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस दीवार पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है? अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, फील कर सकते हैं। इसीलिए वो कौन, फैराडे साहब लेकर के आए थे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर मान लो ये दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रही है, तो हम उसको किससे शो करेंगे? हम उसको शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ किस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रही है, तो तुम मेरे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, बता दोगे सर इस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। क्यों हो रही है? तुमने गिन लिया फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4। तो बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस falling on this surface is more and falling on this surface is less, hence you can say that the amount of electric field incident on this surface is more and the amount of electric field incident on this surface is less. इस सरफेस पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और इस सरफेस पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, किसी भी सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, दैट इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड प्राइमा फेसी मतलब इनिशियली, इट इज काउंटेड बाय, इट इज द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट है भैया? कैसे पता चला? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस। और जो नॉर्मली नहीं है उनका नॉर्मल कंपोनेंट ले लेंगे। So the number of electric field lines falling normally on a surface is known as, या gives the electric flux associated with the surface. तो दो बातें, पहली बात एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। दूसरी बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलिंग ऑन अ सरफेस, इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा बाय द काउंट of electric field lines, count of electric field lines falling normally on a surface। बहुत बेसिक डेफिनेशन। न्यूमेरिकली कैसे डिनोट करेंगे? मान लो एक लाइन पर यूनिट एरिया दैट इज E, तो अगर ये ds एरिया है तो ds एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? तो यूनिट एरिया में E, ds एरिया में, ds एरिया ले लें तो ds एरिया में कितनी आ जाएगी? EDS। तो फाई से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EDS। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां इंसिडेंट होनी चाहिए? सरफेस पर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रही है ये पता लगाने के लिए तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिन डालोगे फटाफट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इस फॉर्मूले में एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे हाथ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये ऐसे, और ये सरफेस है, ये सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है मेरे हाथ के डायरेक्शन में। बताओ फ्लक्स कितना है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस बोर्ड? बताओ क्या समझ में आ रहा है? अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोर्ड पे गिर ही नहीं रही है, मतलब फ्लक्स क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों जीरो है? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सरफेस ऐसे रखी हुई है तो एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90। कितना एंगल है? 90। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है 90, एंगल है 90, तो फ्लक्स आ रहा है जीरो। फ्लक्स क्या आ रहा है? जीरो। अब देखो, अब ये ऐसे जा रही है पैरेलल, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। थीटा कितना हुआ? जीरो। थीटा जीरो हुआ तो क्या फ्लक्स मैक्सिमम कहला रहा है? क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, बोर्ड के ऊपर गिर रही हैं, सरफेस के ऊपर गिर रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सरफेस भी है, लेकिन जब 90 डिग्री पर हैं दोनों, कौन? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स क्या है? जीरो है। और जब ये पैरेलल है तो फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम है। मतलब इस फॉर्मूले में एक और चीज आनी चाहिए। बताओ 90 पे जीरो और जीरो पे मैक्सिमम कौन होता है? कॉस या साइन? आवाज आ रही होगी अंदर से। कॉस। कॉस जो होता है, कॉस 90 इज जीरो एंड कॉस जीरो इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें फॉर्मूला मिल गया, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया? अगर छोटे से एरिया के लिए हमें निकालना है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। और अगर हमें पूरी सरफेस के लिए निकालना है तो इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। और क्लोज सरफेस के लिए निकालना है तो क्लोज इंटीग्रल कर लेंगे। अरे भैया बात समझ में आ रही है? फिर से रिवाइज करते हैं आज के लेक्चर की क्या प्रोमिनेंट बातें हैं। दिल है आज का टॉपिक, याद रखना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे क्योंकि एरिया का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डुबोया है, सरफेस को कैसे रखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एरिया विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन लेंगे नॉर्मली आउटवर्ड्स। दो तरीके की सरफेस होती है, बता दिया तुम्हें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना है फ्लो से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट का पता करना है तो हम गिन लेंगे। क्या गिन लेंगे? नंबर ऑफ लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्राइमरीली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। यूनिट एरिया में ई जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डीएस एरिया में कितनी जाएगी? ईडीएस। तो फ्लक्स का प्राइमरी फॉर्मूला क्या लिखा हमने? ईडीएस। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, क्या फ्लक्स है? नहीं है फ्लक्स, फ्लक्स जीरो है। लेकिन जब ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 आ रहा है तो फ्लक्स कितना आ रहा है? जीरो। और जब जीरो है एंगल तो फ्लक्स कितना है? मैक्सिमम। तो एक और चीज हमें पता चली, क्या? कॉस थीटा। तो न्यूमेरिकली फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। जो न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्या है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट से आया है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी माइंडेड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। शुरू में इंडिकेट कर दिया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है गिन के निकालना है तो वो स्केलर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, तो न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो जो बातें समझ में आई, स्क्रीन पॉज करके। तो फाई इज इक्वल टू हमने निकाल लिया क्या, इंटीग्रेशन ई डॉट ds क्लोज सरफेस के लिए, और नॉर्मली किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स निकाला जा सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ठीक है, अरे भैया बात समझ में आ रही है? तो फ्लक्स जो है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब इस फॉर्मूले में मैं तुम्हें बता दूं कि हमें लग रहा है कि फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। माइंड इट, आगे डिस्कवर करेंगे इसको। तो फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू ई ds cos थीटा। फ्लक्स किसके बराबर है? ई ds cos थीटा के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इज द क्लियर? स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट बता दी तुम्हें, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम धीरे धीरे आना चाह रहे हैं गॉस थ्योरम की वजह से, मतलब फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वही गॉस थ्योरम, वहीं से गॉस थ्योरम आएगी। भाई हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज है वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलिंग ऑन अ सरफेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन दोनों का बाईपास रिलेशन जो है ना, किसका? फ्लक्स का चार्ज से जो रिलेशन है, जो तुम अभी निकालोगे, जो तुम अभी बताओगे, वही गॉस थ्योरम है। वही क्या है? गॉस थ्योरम। तो लेट्स डू इट, करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो भैया, तो देखो भाई, मान लो ये एक चार्ज है और ये एक सरफेस के अंदर रखा हुआ है ऐसे। अब हम इसका फ्लक्स लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? फ्लक्स। एक छोटा सा एरिया ले लिया हमने यहां पर, एरिया वेक्टर ds, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर के लिए है E, फ्लक्स लिख रहे हैं इसका, और इसका रेडियस है मान लो r। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन E डॉट ds पूरी सरफेस के लिए, E डॉट ds सेम डायरेक्शन में है E और ds, तो क्या लिख सकते हैं इसको? E ds cos 0 बोलो, लिख सकते हैं क्या? E ds cos 0, E की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर ds। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? फाई इज इक्वल टू, फाई को लिख सकते हैं क्या? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब इस पूरे पर ले लो छोटे छोटे एरिया और इंटीग्रेट कर लो, तो पूरे का एरिया ले लोगे तो पूरे स्फीयर का एरिया क्या आ जाएगा? पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो फाई बराबर क्या आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड दैट इज गॉस थ्योरम। कि ये जो सरफेस है, इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई क्या है? फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस। माइंड इट, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with this surface, whatever surface it may be, is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। ये जो enclosed है ना, इसमें गॉस थ्योरम का दिल है, गॉस थ्योरम की किडनी है इसमें, enclosed। मतलब फ्लक्स जो होगा वो हमेशा किसकी वजह से होगा? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंदर वाले चार्ज की वजह से। बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अभी फील कराऊंगा कैसे नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो व्हाट डज गॉस थ्योरम से? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाएगी, एग्जाम में आएगी, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में आएगी, यूटीज में आएगी। आज ही याद हो जानी चाहिए, अभी याद हो जानी चाहिए।
क्या कह रही है गॉस थ्योरम कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड, सफिक्स लगा लो उसमें ENC, द नेट चार्ज इंक्लोज विद इन द सरफेस। मतलब यहां कोई चार्ज रखा हुआ है, यहां कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसका फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। अभी बताएंगे क्यों नहीं होगा। पहले गॉस थ्योरम बताओ समझ में आई कि नहीं आई, दिल पे हाथ रखो और बताओ समझ में आई कि नहीं आई। क्या क्लियर है ये कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। जो नेट फ्लक्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसके, नेट चार्ज के। कौन सा चार्ज, जो सरफेस के अंदर है। जैसे किसी सरफेस के अंदर +2 कूलाम है, -5 कूलाम है, +7 कूलाम है, +4 कूलाम है, और बाहर -6 कूलाम है, +4 कूलाम है। अब इससे पूछ लिया जाए फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स +2 +7 -5 +4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर वाले चार्जेस से फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से भी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस पर वो इनकी वजह से भी होगी, लेकिन फ्लक्स केवल किसकी वजह से होगा, फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से होगा। माइंडेड, क्या बढ़िया से समझ में आ गई। और देखो आगे, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो जरा इसको। तो भैया देखो, जो हमने ये छोटा सा एक एग्जांपल लिया, एक स्फेरिकल सरफेस ले ली फिलहाल हमने तो, और इसके अंदर हमने कहा कि जो फ्लक्स होता है दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। मतलब मान लो इससे 10 लाइनें निकल रही हैं, तो बेसिकली जो हमारा फाई है वो उन्हीं 10 लाइंस के लिए बात कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो 10 नहीं है तो इतना हार्ड फास्ट नहीं है, जितनी भी लाइंस हैं। तो फ्लक्स जो है दैट इज द नंबर ऑफ लाइंस एंड दैट नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। देखो एरिया से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, मान लो मैं इस स्फीयर को छोटा कर दूं, या इस स्फीयर को बड़ा कर दूं, या और बड़ा कर दूं, या स्फीयर की जगह मैं रेक्टेंगल ले लूं, या कोई और शेप ले लूं, आर्बिट्रेरी सरफेस ले लूं, विल दैट चेंज द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट ऑफ द चार्ज। बोलो, क्या उससे नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगी? ये ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटे बलून में एक बल्ब रखा तुमने और तुम बलून का साइज बड़ा करते गए, तो क्या जो बल्ब की से लाइट निकल रही है, विल दैट लाइट चेंज? नो, बिकॉज द लाइट कमिंग आउट ऑफ द बल्ब डिपेंड्स अपॉन द वॉटेज ऑफ द बल्ब। वो बल्ब पे डिपेंड कर रही है, ना कि तुमने उसको किस बलून में रखा है इस पे। तो वही कहानी यहां पर भी है कि तुम इस सरफेस को छोटा लो, बड़ा लो, कोई भी शेप ले लो, the number of lines which will be coming out that does not depend upon the shape or size of the surface, and that is what we can say कि the flux coming out through a surface does not depend upon the shape and size of the surface। Minded, 2015 में ये क्वेश्चन आया है। प्रूव करना है तुम्हें क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली कि फ्लक्स जो है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, सरफेस की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि एक बलून के अंदर कुछ चार्ज है, बलून उड़ने लगा हवा में, उड़ते उड़ते बलून का साइज डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, बताओ फ्लक्स क्या हो जाएगा? बच्चे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, एरिया डबल हो गया तो फ्लक्स भी डबल हो गया। रॉन्ग, क्योंकि फ्लक्स जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकलेंगी चार्ज में से, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ना कि एरिया पे। ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि बाल्टी में कितना पानी आएगा वो पहले तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि टैप से कितना पानी आ रहा है, कि वो केवल और केवल बाल्टी के साइज पे डिपेंड करेगा? बोलो नहीं, सोर्स पे डिपेंड करेगा। और सोर्स क्या है? टैप वाटर। टैप से कितना पानी आ रहा है। मान लो टैप से 1 लीटर पानी आ रहा है, फिर तुम बाल्टी चाहे 2 लीटर की लगाओ, चाहे 4 लीटर की लगाओ, चाहे 6 लीटर की लगाओ, इट डजंट मैटर, क्योंकि टैप से तो 1 ही लीटर पानी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली फ्लक्स जो है वो शेप और साइज पे, सरफेस की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल रिमेन सेम। बात समझ में आ गई? दूसरी बात जो हमने गॉस थ्योरम में हाईलाइट की है कि जो फ्लक्स होता है वो केवल
अंदर वाले चार्जेस की वजह से होता है, बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स नहीं होता। नहीं होता, क्यों नहीं होता? देखो, मान लो ये सरफेस है और ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है बाहर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पास हो रही है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब देखो, इस सरफेस के लिए जितनी लाइनें अंदर आ रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस is equal to number of lines leaving the surface, so the net flux will always be 0। अगर चार्ज बाहर होगा तो उससे जितनी लाइन आएंगी उतनी लाइन जाएंगी, तो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस, सो दैट द नेट फ्लक्स विल बी 0। नेट फ्लक्स कैसा होगा? 0। इस वजह से बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी इसकी वजह से सरफेस पर, लेकिन इसकी वजह से फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, इसीलिए बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। क्या बात समझ में आ गई? एक बार जस्ट ले लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलिंग ऑन अ सरफेस। कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइमरी डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस। कैसे निकालते हैं? यूनिट एरिया में जा रही है E, तो ds एरिया में जाएगी ds, E ds। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, लेकिन फ्लक्स तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है, सरफेस पर तो गिर ही नहीं रही, मतलब फ्लक्स 0 हो गया। थीटा 90, फ्लक्स 0, थीटा 0, फ्लक्स मैक्सिमम, इसका मतलब कॉस भी आना चाहिए। तो फ्लक्स का कंप्लीट फॉर्मूला मिला E ds cos थीटा, या हमने कहा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है ये। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि जो फ्लक्स है दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इंक्लोज्ड में बहुत कुछ छुपा हुआ है, मतलब तुमने इंक्लोज नहीं लिखा, सोचा नंबर कट गए, बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कह रही है कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स नहीं हो सकता, केवल अंदर वाले चार्जेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होगी, लेकिन फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से होगा। बात समझ में आ रही है? फ्लक्स जो है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, सरफेस की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। अभी हमने एग्जांपल से समझा। क्या बात समझ में आई? अब ये फ्लक्स जो है 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन से? देखो बढ़िया से पढ़ लेना फ्लक्स, क्योंकि आज से लगभग 3 महीने बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसमें, वहां पर बहुत जल्दी कराऊंगा। आज मैंने पूरा एक सेशन लिया है, वहां पर आधे सेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स निपटा दूंगा, क्योंकि जो बातें यहां करी है वही बातें वहां भी होंगी, बस यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। बढ़िया से समझना है, इसलिए पूरा एक सेशन दे रहा हूं मैं इसको। तो पॉजिटिव फ्लक्स की अगर हम बात करें, इफ द नेट फ्लक्स इज पॉजिटिव, फाई पॉजिटिव है, मतलब Q क्या होगा? पॉजिटिव। Q नेट क्या होगा? अंदर पॉजिटिव होगा, नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है मान लो 7 कूलम और नेगेटिव चार्ज है -5 कूलम। तो 7 कूलम से 7 लाइंस बाहर आ रही हैं, अगर मान ले हम 1 2 3 4 5 6 और 7, और 5 कूलम से 5 लाइंस अंदर आ रही हैं, लाइक दिस, तो नेट नंबर ऑफ लाइंस विल बी लीविंग द सरफेस। 7 लाइंस आर लीविंग द सरफेस, 7 लाइंस आर लीविंग द सरफेस, 5 लाइंस आर एंटरिंग द सरफेस। तो नेट फ्लक्स जो है वो कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस, देन द नेट फ्लक्स इज पॉजिटिव। और वो तभी हो सकता है जब नेट चार्ज क्या हो? पॉजिटिव हो। इसी तरीके से नेट फ्लक्स नेगेटिव होगा, कब? जब नेट चार्ज नेगेटिव होगा, मतलब माइनस वाला ज्यादा होगा और प्लस वाला क्या होगा? कम होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस विल बी मोर देन द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। और जब दोनों बराबर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। बहुत आता है 1 नंबर में बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन कि एक सरफेस के अंदर डाइपोल रखा हुआ है, उसका डाइपोल मोमेंट दे देंगे बड़ी खतरनाक सी वैल्यू 2 × 10⁻⁵। व्हाट इज द नेट फ्लक्स? बच्चे निकालने लग जाएंगे, Q × 12
डाइपोल मोमेंट से पी से क्यू निकालेंगे, फिर फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में रख देंगे, आंसर भी निकाल आते हैं। तुम तो कुछ भी कर सकते हो कि सर एग्जाम में आया तो हमें तो करना ही है, नहीं। अरे भैया डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो अगर किसी सरफेस के अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है, तो नेट चार्ज डाइपोल पर कितना होता है? 0। तो जितनी लाइंस आएंगी उतनी लाइंस जाएंगी। नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस, सो द नेट फ्लक्स विल ऑलवेज बी 0। फॉर अ डाइपोल द नेट फ्लक्स विल ऑलवेज बी 0। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एरिया वेक्टर का। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग गॉस थ्योरम को डिराइव करेंगे और एक कॉमन स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशंस को करेगी। एंड देन फर्दर वी विल डू प्रॉब्लम्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। बहुत बढ़िया से टॉपिक करना है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन बोर्ड्स में, लेकिन करना तुम्ही को है। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, बनाना जरूर है। शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो, जिससे कि लॉकडाउन में किसी भी बच्चे की लर्निंग सफर ना हो। नोबडी मिसेस लर्निंग। कीप एंजॉयिंग, कीप फीलिंग ऑल द टॉपिक्स एंड रिमेन फिजिक्सिफाइड थ्रू आउट, and wait for our next game of concepts tomorrow. God bless you.